नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट। जो लोग साहस करते हैं उनकी कहानी कुछ और होती है। मैं तो अमेरिका में मैंने सब कुछ देखा। मैंने मिल में था, टेक्सटाइल में था, न्यू कमर्शियल मिल में। वो मशीन में, ड्राइंग मशीन में पूरा का पूरा इंसान चला जाए और उसका हड्डियाँ क्रश हो जाए इंसान। वो नज़ारा 1966 में मैंने देखा था। वो एक नज़ारा जो कियर भट्टा उसमें जो पाइल करते थे, और उस टाइम एक जो इंसान उसमें गुदा में उसका जो लहू का नेल खिली जब घुस जाता है, उसको मैंने निकाला, वो लहू निकलता मैंने देखा। तब मैं सोचता था कि मैं युवान था, यंग था। मैंने सोचा कि कितने लोगों को ये तकलीफें होती होगी, मैं सोच भी नहीं सकता। ये साहस है, आपको साहस करना। तब मैंने उसको किस तरह निकाला था वो मुझे आज याद है। उसमें साहस करना पड़ता है। माउंट एवरेस्ट पर 100 साल बाद मिले ब्रिटिश पर्वतारोही सैंडी इरविन के अवशेष। सेंट्रल रॉन्गबुक ग्लेशियर माउंट एवरेस्ट, जिसमें लिखा गया था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान 100 साल पहले लापता हुए ब्रिटिश खोजकर्ता एंड्रू कोमिन सैंडी इरविन के अवशेष जब जाकर मिल गए, यह वही सैंडी इरविन है जो जून 1924 में प्रसिद्ध पर्वतारोही जॉर्ज मेलोरी के साथ एवरेस्ट चढ़ाई के प्रयास में लापता हो गए थे। उस जमाना तेनसिंग हिलेरी, जो पहला एवरेस्ट सर करने वाले लोग, न तो इक्विपमेंट थे, न तो मैप था, न तो नॉलेज था। तब इन लोगों ने पर्वतारोहण करके एवरेस्ट को सर किया था। एक था नेपाली तेनसिंह और दूसरा था हिलेरी, ब्रिटिश। हाल ही में मिले अवशेषों में एक पैर, मोजे और बूट शामिल है जो सेंट्रल रोंगबर्ग ग्लेशियर पर मलबे के नीचे बीच में पाए गए। मोजे पर इरविन का नाम उकेरा हुआ था, जिससे उनकी पहचान संभव हो गई। 1999 में मेलोरी के शव तो मिल गए थे, लेकिन न तो वह पत्नी की तस्वीर मिली जिसे वह टोची पर रखने वाले थे, और न ही वह कोडक कैमरा जो सैंडी इरविन के पास था। ऐसा माना जाता है कि उस कैमरे में 1924 में शिखर पर चढ़ने की ऐतिहासिक तस्वीरें हो सकती थी, जिससे यह रहस्य सुलझ सकता था कि क्या मोलरी और इरविन वास्तव में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 19 साल पहले ही पहुंच चुके थे। आज भी एक ये सवाल अनसुलझा है, क्योंकि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया, जबकि आधिकारिक रूप से पहला सफल शिखरारोहण 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनसिंग नॉर्गे द्वारा दर्ज किया गया था। यह खोज सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि उस जुनून की कहानी है जो इंसान को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक ले गया, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी हो। और वो चुकानी कीमत उन्होंने जान देकर चुकाई थी। चलो, एक ऐसी ही कहानी जो आज सच है, जीवित है, आज भी चलती है, वर्षों से चलती है, जब से बॉम्बे में ट्रेन शुरू हुई। और इन्हें हार्वर्ड ने पढ़ा, प्रिंस चार्ल्स ने सम्मानित किया
और फोर्ब्स ने सराहा 130 सालों से मुंबई के डब्बे वाले सिर्फ शहर की धड़कन नहीं बल्कि इसकी पहचान है, जो आज भी मैं कहता हूँ चलती है। मुंबई की भागदौड़ में बिल्कुल घड़ी की तरह चलते हैं यहाँ के डब्बा वाले। 1890 में शुरू ही यह सेवा आज भी लगातार जारी है। हर वर्किंग डे पर वे 2 लाख से ज़्यादा डब्बे पहुंचाते हैं। उनकी कहानी को हार्वर्ड ने पढ़ा और पूरी दुनिया ने सराहा। बिना किसी ऐप और जीपीएस के 5000 से ज़्यादा डिब्बे वाले रोज़ाना लंच डिलीवर करते हैं, वो भी 99.99% सटीकता के साथ, एग्जैक्ट टाइमिंग। और कितने दौड़ते 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 पहुंचते हैं ये डिब्बे वाले। हर सुबह सूरज उगने से पहले टिफिनों की आवाज़ लकड़ी के क्रेट्स में गूंजती है। साफ सुथरी सफ़ेद कुर्ता पायजामा और काली टोपी पहनकर साइकिलें दौड़ती हैं। जब तक मुंबई जागे, प्लेटफॉर्म पर डब्बे और टाइमिंग दोनों दौड़ रहे होते हैं। इसकी शुरुआत एक छोटी सी ख्वाहिश से हुई, जब एक पारसी बैंकर ने ऑफिस में गर्म खाना मंगवाया था। एक आदमी ने वो जिम्मेदारी ली और बन गया मुंबई का पहला डब्बा वाला। ये कहानी कभी इत्तेफाक से शुरू होती है और ये इत्तेफाक कभी इतिहास बन जाता है, जीवादोरी बन जाती हैं, जिंदगी बन जाती हैं। फिर बात फैली और लोग भी यही सुविधा अपनाने लगे। तभी आए महादेव हवाजी बांचे, जिन्होंने इस बिखरी हुई सेवा को एक सिस्टम में बदला और लगभग 100 लोगों को इसमें जोड़ा। एक इंसान 100 लोगों को जोड़ता है। 130 साल बाद भी ये परंपरा सिर्फ सेवा भाव और उसूलों के दम पर चलती है। ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कोई झूठा वादा जो कहते हैं निभाते हैं। हर डब्बे पर एक खास कोड होता है जिसमें चिन्ह, अक्षर और रंग शामिल होते हैं। ये कोड बताता है कि डब्बा कहाँ से उठेगा, किस ट्रेन से जाएगा, कौन सी बिल्डिंग, कौन सा फ्लोर और कौन सी डेस्क पर जाएगा। देखो ये कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वर्ल्ड। चौथी पीढ़ी के डब्बा वाले मोहन मालेकर हंसते हुए कहते हैं, मुझे जीपीएस नहीं चाहिए, मुझे 50 डब्बे दे दो, मैं सूख कर बता दूंगा कौन सा कहाँ जाएगा। ये लोग तब भी आते हैं जब शहर में बाढ़ आती हैं, ट्रेनें रुक जाती हैं या दंगे होते हैं, क्योंकि लंच बॉक्स में सिर्फ खाना नहीं, किसी की दवा, बच्चे की चिट्ठी या दादी के हाथ का अचार भी हो सकता है। देखिए एक डिब्बा क्या काम कर सकता है, एक डिब्बे वाला क्या काम कर सकते हैं। इस काम से वो महीने 8,000 से 12,000 रुपये कमा लेते हैं, पर जो असली कमाई है वो है मुंबई का भरोसा और दिल से मिला सम्मान। आज हमारे डब्बे वाले गूगल में पिच दे चुके हैं, 6 सिग्मा अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं, पर अगर आप पूछें कि इनके लिए सबसे ज़रूरी क्या है तो जवाब होगा कस्टमर की खुशी। आप जो भी करते हो, जो भी कमाते हो, आप जहाँ भी हो, आप सत्ता पर हो, हुद्दा पर हो, कहाँ भी हो, मकान हो, बंगला हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आपके पास खुशी नहीं होगी, आपके चेहरे पर स्मित नहीं होगी, तो उसकी कुछ कीमत नहीं है। किसी की खुशी, किसी के आनंद, किसी के चेहरे पर की मुस्कान, वही आपका पैसा है, वही आपका धन है, उसमें आपकी खुशी होनी चाहिए। कोविड के दौरान उन्होंने बुजुर्गों तक राशन और दवाइयाँ पहुँचाई, क्योंकि उनके लिए ये काम सिर्फ खाना पहुँचाने का नहीं बल्कि सेवा का जरिया था। आज कुछ डिब्बे वाले हेरिटेज टूर करवाते हैं तो कुछ MBA छात्रों को सिखाते हैं कि वक्त, भरोसा और टीम वर्क क्या होता है। मैं ये राजकारणियों को कहना चाहता हूँ, ये धर्मगुरुओं को कहना चाहता हूँ कि सीखिए,
सेवा किसको कहा जाता है, ईमानदारी किसको कहा जाता है, भरोसा किसको कहा जाता है, टाइमिंग किसको कहा जाता है, सेवा किसको कहा जाता है, नहीं सीखेंगे, हमने कभी नहीं सीखेंगे। तो क्या उगती पीढ़ी के काम आगे बढ़ाएगी? शायद हाँ, शायद नहीं, पर आज जो है वो इस काम को पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। सफ़ेद टोपी चमकती है, टिफ़िन झुलते हैं और दिल पूरे आत्मविश्वास से धड़कते हैं। ऐप और ऑनलाइन ट्रैकिंग की दुनिया में मुंबई के डिब्बे वाले अब भी इंसानी करिश्मा है, जो हर दिन एक डिब्बे के साथ प्यार, भरोसा और अपनापन पहुंचा रहे हैं। यही आज का पैगाम है। ये डिब्बे वाले नहीं हैं, ये प्यार, मोहब्बत, भरोसा, अपनापन, सेवा और धर्म है, ईश्वर है, भगवान है। क्या आप कर सकते हो? क्या आप यही काम शिद्दत से अपने समाज के लिए, कुटुंब के लिए, आप जो संस्था में बैठे हैं वहाँ अगर आप राजकारण में इलेक्ट होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, आप पुलिस की वर्दी में हो, तो ये काम, ये भरोसा, ये प्यार आप किसी को दे सकते हो? तब इंडिया जागेगा, 140 करोड़ जागेगा, तो देश कहाँ से कहाँ जाएगा। लेकिन नहीं, हम भ्रष्टाचार को आचार समझ गए हैं, शिष्टाचार समझ गए हैं, और इस दशक के इस राजनेताओं ने देश को भ्रष्टाचार को आचार बना दिया है। देश इसी तरह नहीं चल सकता है। देश भरोसे से चलता है, देश विश्वास से चलता है, देश ईमानदारी से चलता है, देश राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति से चलता है। आप गद्दार मत बनिए, आप देशद्रोही मत बनिए, क्योंकि जो आज़ादी मिली है वो उसकी आज़ादी के लिए काम करने वाले शहीदों को आप बदनाम मत कीजिए। उसकी शहीदी को आप जो गलत कामों से, तो वो शहीदी अमर कभी भी नहीं हो सकती है। यही आज का पैगाम है।